तो इसकी शुरुआत 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले हुई। और जैसा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से, और खासकर रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी क्रांति और प्रतिक्रांति प्राचीन इतिहास में, तो इस प्रतिक्रांति के माध्यम से जो समतावादी विचारों के अगेंस्ट में जो उपक्रम खोला गया, जो नई ट्रेडिशंस खोली गई, उसके माध्यम से, उसके कारण हम देखते हैं कि आधुनिक काल आते आते, समकालीन काल आते आते, वो जो समतामूलक समाज बनाने की जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं मध्ययुगीन काल में या आधुनिक काल के शुरुआत होते होते कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई थी। और बौद्ध धर्म की जो नींव है समता मूलक समाज बनाने की, एक समता मूलक विचार किस तरीके से किसी इंसान में अच्छी तरीके से सुसंस्कृतिक किया जा सकता है, इसके लिए जो प्रयास करने चाहिए थे, वो प्रयास हम देखते हैं कि उसके अगेंस्ट में जो प्रतिक्रांति हुई, उसमें हमको कहीं ना कहीं वो पीछे होती हुई दिखाई। और इसीलिए उसमें ऊर्जा डालने के लिए, उसमें ऊर्जा भरने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आधुनिक काल में धम्म चक्र प्रवर्तन का एक नया चक्र, एक नया दौर शुरू किया। और इस प्रवर्तन के लिए उन्होंने हमको एक नया ग्रंथ दिया, एक नई पुस्तक दी, जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं, बौद्ध धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। और उसी कड़ी में हम देखते हैं कि पिछले 70 साल से धम्म चक्र प्रवर्तन दिन का यह जो पर्व है हम मनाते आए। साथियों, लेकिन यह जो मनाने की जो कड़ी है, सिर्फ हम उसको एक फॉर्मेलिटी मान के पूरा करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए कि कभी भी बाबा साहब का जो सपना है पूरा नहीं हो सकता। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। हम सिर्फ उसको फॉर्मेलिटी के लिए मान लेते हैं और दूसरे दिन सोचते हैं कि नहीं, सब कुछ उसी तरीके से चलेगा, तो हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं है उसमें। हम कोई फॉर्मेलिटी के लिए आज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम फोटो लगा देते हैं, कोई विचार रख देते हैं और उसके बाद में हम चुप हो जाते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाना है करके हम जयंती के माध्यम से ये पर्व मनाते हैं और उसके बाद में हम भूल जाते हैं कि हमारा क्या दायित्व है। तो हमको वही नजारा दिखाई देगा जो आज इस मंच के माध्यम से हम सब आज देख रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को ड्राइव करती है कि वह काम करना चाहिए, जो उसको करना चाहिए, जो अपेक्षित है? क्यों हम कोई काम करते हैं? आखिर क्यों स्वयं स्फूर्त हम कोई काम करते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे ड्राइव करती है, जिसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे लोगों को मजबूर करने की जरूरत नहीं पड़ती है? कौन सा ऐसा फार्मूला है, सूत्र है, जिसके माध्यम से स्वयं स्फूर्त मैं वो काम करना चाहता हूं, जाने लगता हूं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है? उसके दो ही तरीके हैं, उसके दो ही तरीके हैं ब्रॉडली, और यह हम अपने महापुरुषों से सीखे हैं। उनकी तमाम पुस्तकों से आप अगर देखोगे तो ये चीजें आपको दिखाई देगी। एक तो ये है कि आप किसी व्यक्ति को गुलाम बना दीजिए। गुलाम बनाने का मतलब सिर्फ फिजिकली उसको कन्फाइन कर लेना, यह नहीं होता है। उसके दिमाग को गुलाम कर लीजिए,
तो वो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करेगा, वो स्वयं स्फूर्त आपके फॉलो करने लगेगा, आपके पीछे पीछे आने लगेगा। ये एक तरीका हुआ है। और दूसरा तरीका ये हुआ है कि उसको जानियो करिए कि वह गुलाम है, तो फिर वह स्वयं स्फूर्त वो काम करने लगेगा जो आप उससे चाहते। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक कोई चीज की आपको जानिव नहीं होती है, उसके प्रति आपकी सेंसिटिविटी नहीं होती है, उसके प्रति आपके मन में एक इंटीमेसी पैदा नहीं होती है, तब तक वो कोई काम आप करेंगे नहीं। तो फिर जानिव पैदा करने के लिए क्या किया जाए? कौन सा ऐसा हथियार है जिसमें कि मुझे जानिव पैदा करे? जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी अदीप ने यहां पर बताया, प्रस्तावना में उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे, हमारे युवक पढ़ाई लिखाई में उतना जितना अग्रसर दिखना चाहिए उतना नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं होते, क्यों नहीं जाते, क्यों 10वीं 12वीं तक किसी तरीके से उनको फोर्स कर दिया जाता है, ढक्कल गाड़ी जैसे कर दिया जाता है, और उसके बाद में वो फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं कई बार, मैक्सिमम। तो हमने अपने समाज में जो शिक्षा के प्रति जानिव पैदा की है, वो जानिव सिर्फ नौकरी तक सीमित रह के रह जाती है। शिक्षा को एक हथियार के रूप में हमने इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमने महापुरुषों ने सीखा है, उस तरीके की जानिव दिखाई नहीं देती। शिक्षा को हम यह मान के इस तरीके की परिवेश में जिस तरीके से बताया जाता है कि हमको ये करना है, उसी के लिए पढ़ना है करके, तो फिर कई बार हमारे नवयुवक ये देखते हैं कि अरे नौकरी तो ऐसे भी मिल रही है, बिना मेहनत करने के बावजूद भी किस लोगों को नौकरी मिल जाती है, वो ये भी देखते हैं ना। तो फिर ऐसी स्थिति में उनको ये भी लगने लगता है कि अरे क्या है फिर फायदा पढ़ने लिखने का, क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज में जो देखा है, समाज में जो एक सामाजिक जानिव पैदा हुई है, वही हो गई है कि हाँ, नौकरी करते तक ही सीमित है करके। इसलिए वो बच्चा, वह नवयुवक पढ़ने के प्रति वो संवेदनशीलता पैदा नहीं कर सकता या नहीं करता जो होनी चाहिए, कि एक हथियार के रूप में, सामाजिक परिवर्तन के हथियार के रूप में, राजनीतिक परिवर्तन के हथियार के रूप में, या धम्म के परिवर्तन के लिए हमें जो काम करना चाहिए वो जानिव उसमें नहीं कर पाता। हमारे संगठन, चाहे वो बौद्ध महासभा हो और भी जो दूसरे संगठन है, बामसेप को ले लीजिए, समता सैनिक दल ले लीजिए, तो हम क्या इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं क्या? क्या हम इसके ऊपर विवेचन करते रहते हैं क्या? क्या हमारी अपने आप में कोई संगोष्ठी होती रहती है क्या कि ये जो समस्याएं हैं उसके ऊपर हमारा क्या समाधान? और उस संगोष्ठियों में विद्यार्थियों को हम कितना बुलाते हैं कि उनकी समस्या है क्या है? एक परिवार के बारे में नहीं बोल रहा हूं, एक सामाजिक स्तर पे हमने विद्यार्थियों को बुलाया क्या? क्या हम उनसे इंटरेक्शन करते रहते हैं क्या? उनकी समस्या क्या है और उन समस्याओं को हम धम्म के साथ में किस तरीके से लिंक कर सकते हैं, इस तरीके के इंट्रोस्पेक्शन कैंप हम लेते हैं क्या? इसके ऊपर हमको सोचना जरूरी है। जब तक मैं अभी मान के चलो 30-40 साल का हो गया हूं, तो मैं जब तक कोई माध्यम नहीं ढूंढता 15 से 20 साल के युवकों को जुड़ने का, हमारे में हमेशा गैप बनी रहेगी, हम मिलेंगे ही नहीं। मैं सोचूंगा कि मैं उम्र का हो गया हूं, मैं इनके बीच में क्यों जाऊंगा, और वो ये सोचते हैं कि नहीं भाई ये इन लोगों का ही काम है, बड़े लोगों का ही काम है, तो फिर इंटरेक्शन कैसे होगी? और हम अपनी विरासत को, हम अपनी धम्म की विरासत को, समतामूलक समाज बनाने की विरासत को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिफिकल्ट। कई बार हम ये देखते हैं कि हम तर्क वितर्क में और धम्म के काम में, धम्म के विचार रखने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि छोटी छोटी जो चीजें हैं उसके प्रति हमारी कोई संवेदनशीलता नहीं रह जाती। आप देखिए आजू बाजू में हमारी कितनी प्रॉब्लम्स रहती है कि किसी के घर में किसी महिला की प्रॉब्लम है, किसी के घर में किसी बच्चे को तुरंत कुछ पैसों की जरूरत है। हमारी ये भी तो प्रॉब्लम्स हमारी है, हमारे संगठनों की प्रॉब्लम्स नहीं है ये भी तो हमारी प्रॉब्लम्स। हमें इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करना है जरूरी। आप मुझे बताइए, मुझे जहां तक याद है, मैंने नवरगांव के धम्म चक्र प्रवर्तन और यहां भरने वाले मेले को बहुत ही
मतलब थोड़ा थोड़ा करीब से मतलब देखने की कोशिश की है। पूरा इस क्षेत्र में नवरगांव कला की मंडई प्रसिद्ध, बचपन से हम सुनते आ रहे, चौथी पांचवी से लेके यहां पर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है, उन सब लोगों को पता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इधर इस पूरे इलाके में अगर कोई मंडई है तो वो कौन से गांव की मंडई है? नवरगांव की मंडई। लेकिन ये मंडई बहुत ज्यादा इस इलाके में प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता यह थी कि यहां पर जो पहले वरिष्ठ कार्यकर्ता या जो भी लोग रहते थे वो यहां पे बहुत कलेक्शन करके यहां पर दुय्यम कव्वाली का भयंकर मुकाबला करते थे। दुय्यम कव्वाली का भयंकर मुकाबला, और उसके लिए नवरगांव द मोस्ट फेमस लोकेशन इस एरिया में, आप सब लोगों को पता है। अभी जो हम देख रहे हैं, आज मैं जो यहां पर बहुत दिनों के बाद में, बहुत सालों के बाद में मैं आ रहा हूं, इसके पहले भी मैं आया हूं, 4-5 साल पहले आया होगा, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे देख रहा हूं कि उसमें परिवर्तन हो रहा है। और जब परिवर्तन की बेला आती है, जब परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन जब होने लगता है, ट्रांजिशन होने लगता है, वो डिफिकल्ट टाइम होता है, चैलेंजिंग टाइम होता है, और उसका नजारा आज दिखाई दे रहा है। हम गांव से जाते हैं, शहरों में रहते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, हम नौकरी करने लगते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने लगते हैं, हमको तनख्वाह भी मिलने लगती है, लेकिन इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमको लगता है कि गांव जाएंगे तो सिर्फ आराम करने के लिए जाएंगे, थोड़ा सा 5-6 दिन आराम करके हम फिर और निकल जाएंगे। अगर इस तरीके की सोच से हम बाहर जाते हैं और फिर गांव में आते हैं, तो गांव के तरफ कौन देखने वाला है? फिर गांव के तरफ जिम्मेदारी रखने की बात कौन करेगा फिर? और अगर हम इस कार्यक्रम को भी उसी नजरिए से देखने लगेंगे, तो फिर हम सामाजिक जिम्मेदारी का और धर्म की जिम्मेदारी का जो कारवा है वो आगे ले जाने में सक्षम साबित नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कितने लोगों ने योगदान दिया होगा, आप सोचिए। और योगदान देने का मतलब यह नहीं होता है साथियों कि 500 रुपये दिला, 100 रुपये दिला आणि माझी जिम्मेदारी संपली। 4 से 5 या 6 लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिम्मेदारी का कंधा अपने, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लिए रहते हैं। उनको चिंता रहती है कि भाई आज मेहमान आएंगे या नहीं आएंगे, उनको चिंता यह रहती है कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे, उनको चिंता यह रहती है कि बराबर कोई कार्य, ये मंडप बराबर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दर्री बराबर लगी कि नहीं, लोगों को कुछ चीजें लगेगी, पानी लगेगा, लाउड स्पीकर लगेगा, ये सारी चीजें लगेगी, हो है या नहीं है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक बौद्ध उपासक और उपासक की, या जो भी समतामूलक समाज बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती? याद रखिए साथियों, जब चैलेंजिंग चीजें आने लगती हैं तो उस वक्त ही असली कसौटी होती है कि हम आगे बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे करके। कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद में हर कोई बोलेगा, लेकिन जब कार्यक्रम की जब प्रक्रिया शुरू होने लगती है, उस प्रक्रिया में जो हम तैयारी करने लगते हैं, उस वक्त हमारी असली कसौटी होती है, और हमारा छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन हमारे वैचारिक परिवर्तन के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है, ये याद रखना चाहिए। आज इस पटल के माध्यम से आज के कार्यक्रम में जिन जिन लोगों ने यहां पर योगदान दिया होगा इसका सफल बनाने के लिए, उनके लिए आप जोरदार तालियां कीजिए, एक बार कीजिए जितने जोर से कर सकते हो। हम 5 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, या 3 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन डट कर मुकाबला करना यह हमारा इनहेरेंट गुण होना चाहिए। यही बाबा साहब ने सिखाया है हमको, यही तथागत भगवान बुद्ध ने हमसे सिखाया है, यही उन सभी तमाम महापुरुषों ने सिखाया है जो हमेशा प्रवाह के विपरीत
जाने में हमेशा जिनका विश्वास रहा है, आप लोगों ने यह जो आप कर रहे हैं, यह प्रवाह के विरुद्ध जा रहे हैं। अब तो इस चीज को समझिए, मैं उसको डायरेक्टली नहीं बोल रहा। और जब प्रवाह के विरुद्ध जाते हैं, वैचारिक परिवर्तन के लिए आप तैयारी करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त हमेशा आपको डिफिकल्टी महसूस होने लगी। डिफिकल्टी का स्तर इतना होगा कि आपको अपने घर में भी विरोध सहन करना पड़ेगा। मैंने भी बचपन में, जब मैं 10वीं 12वीं में, हम गांव में कार्यक्रम करते रहे, हम यहां पर मंडप का कॉलम गड़ाते रहते थे और आजू बाजू से कई बार हमको सुनने को मिलता था, उनके पेरेंट्स ऐसे बोलने लगते थे कि अरे तिकड़े नौकर जाओ तो काम कर, तिकड़े अभी अभी इधर काम करो, तुम्हारा काम नहीं है। इस तरीके भी हमने कानों पे हमने सुना हुआ है। तो अगर इस तरीके की मानसिकता रहेगी तो आप सोचिए उस शख्स का, उस परिवार का सामाजिक कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यह तो सोच लीजिए। लेकिन उसको, उस शख्स को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी उस तरीके से बनने लगती है। आज मैं यहां पर इस पटल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, जब मैं इधर आ रहा था, तैयारी कर रहा था, मेरे गांव के एक शख्स मेरे पास में आए। जनरली मैं गांव जाता हूं तो गांव में मैं मिलने के लिए चला जाता हूं, थोड़ा सा समय निकाल के, कि भैया कैसे हो आप, बहनी कैसे हो आप, क्या है प्रॉब्लम्स वगैरह, इस तरीके से थोड़ा सा मुझे अच्छे लगे। उसे मुझे पता भी चलते रहता है कि कौन किस तरीके से ये है करके। आज मैंने देखा कि वो शख्स कभी मुझे जनरली मिलने नहीं आए, मैं ही उधर जाते रहता था। वो शख्स आज मुझसे मिलने आए, मुझे भी थोड़ा सा वो लगा। आए, मेरी मम्मी मेरे पास में बैठे हुए थे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे कारण है, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं। किस तरीके से हमारा सामाजिक हानि हो रही है, किस तरीके से व्यक्तिगत हानि हो रही है, इसीलिए मैं ये छोटा सा आपको बता रहा हूं, वो अनुभव जो आज मुझे बहुत कड़वा अनुभव लगा। वो मेरे पास में आए, मेरी मम्मी से बात की, बाजू में वो भी सोफे पे बैठ गए। उनका छोटा मोटा बिजनेस है गांव में, छोटा मोटा जो भी बिजनेस करते, और इधर उधर की बातें हुई। और फिर वो मुझे बताने लगे अपने परिवार के बारे में कि मेरे घर में इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। मेरे एक ऐसे दिन थे जब मैं ऐसे चावल खाता था जो गाय वगैरह को देते थे। पहले वो क्या कहते थे दादा, पहले कुछ वो जो लाल लाल मिलते थे ना, ज्वारी या जो भी है, उस तरीके से हम वो खाते थे दादा बोले। लेकिन उस वक्त हमको, मन को और हमारे परिवार में पूरा समाधान लगता था, पूरा समाधान। हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, हम मिट्टी के बर्तन में सब्जी बनाते थे, और इस तरीके का हम चावल खाते थे। उस वक्त भी हमको मन में समाधान था, परिवार में समाधान था। आज हम स्टील के बर्तन में खाना बना रहे हैं, गैस सिलेंडर पे खाना बना रहे हैं, हमारे पास में हर दिन खाना भी आ रहा है, लेकिन हमारा मानसिक समाधान नहीं। और वो अपनी कथा बताने लगे, और बताने लगे कि मेरा पुत्र इस तरीके से कर रहा है, मेरा पुत्र को अभी भी शादी होने के बावजूद भी कोई, वो जिस तरीके से व्यवहार होना चाहिए, जिस तरीके से बोलना आना चाहिए, घर में कलह हो रहा है, घर में झगड़ा हो रहा है, घर में इस तरीके से बातें हो रही। ये सब मैं सुन रहा था, लेकिन सुनते सुनते मैं अपने दिमाग में उनके अतीत को भी देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या आज जिस स्थिति में हम हैं, क्या कहीं ना कहीं उसके पीछे उनका कोई भूतकाल है, क्या कोई उनका इतिहास है जिसके कारण इस तरीके की स्थिति आई है। और जो मैंने आपको बताया अभी, और जो मेरे कानों में सुनने आता था कि जब कार्यक्रम होते थे तो हम अपने बच्चों को बोलते थे कि तू उस तरीके का, तेरे को कार्यक्रम में भाग नहीं लेना है, ये तेरा काम नहीं है, वो लोग करेंगे, बाजू में जाओ करके। वो दिन मुझे याद आने लगे। आप देखिए कि किसी व्यक्ति की शख्सियत बनने के लिए सामाजिक कार्य करने की कितनी जरूरत होती है, यह उदाहरण से स्पष्ट होता है। किस तरीके से बोलचाल होना चाहिए, किस तरीके की सामाजिक जिम्मेदारी की हमको अंदर से उसकी फीलिंग आनी चाहिए, उस जिम्मेदारी को वहन करने की। जब तक हम सामाजिक काम में अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं, जब तक कि हम इनको दरियों पे बैठा लेंगे नहीं, जिस तरीके से
कार्यक्रम होते उन बच्चों को वहां आएंगे नहीं, तो उनकी शख्सियत उस तरीके से सामाजिक बांधिलगी की कैसे बनेगी? मैं कितना भी ज्ञान दूं, लेकिन जब तक वो आंखों से देखेंगे नहीं, तब तक किस तरीके से होगा? और वो क्यों आएंगे? और इसीलिए शख्सियत बनने के लिए, पर्सनैलिटी बनने के लिए, आपके व्यक्तिमत्व में वो सामाजिक जो भाईचारे की और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना आने के लिए आपको उस तरीके से उनको किशोर अवस्था से ही उनको उस तरीके के परिवेश में आपको डालना पड़ता है, तब वो शख्सियत बनने लगती है। जो भी आज विद्यार्थी यहां पर बैठी हुई है और हॉस्टल में रहने वाले अगर विद्यार्थी है, वो जानते हैं कि हॉस्टल में रहने का क्या फायदा होता है। वही चीज सामाजिक परिवेश में भी लागू होती है। और जब वो व्यक्ति किसी नौकरी में जाता है, किसी उपक्रम में जाता है, कोई जॉब करने लगता है, तो जब उसको एक संवेदनशीलता होती है, सामाजिक संवेदनशीलता, तो वो बिना किसी संकोच के, बिना किसी रुकावट के, जब तक वो सामाजिक जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, उसको समाधान नहीं मिलता। उसको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं अधूरा है करके। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। यह कोई सिर्फ हमें ज्ञान देने से ही यहां पर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह हर दिन की प्रक्रिया है, हर दिन की प्रवर्तन की प्रक्रिया है, हर दिन के धम्म प्रवर्तन की प्रक्रिया है। इस चीज को हमको समझना चाहिए। और आज आप इस पटल के माध्यम से जो यह कार्यक्रम कर रहे हैं और जो ये ट्रांजिशन में आप जा रहे हैं, क्योंकि आज आपने कव्वाली नहीं रखी, आपने आज कव्वाली रखी क्या? पिछले साल रखी थी क्या कव्वाली? पिछले साल भी नहीं रखी थी कव्वाली, इस वर्ष नहीं रखी थी कव्वाली। तो हो सकता है कि जिन लोगों को कव्वाली सुनने का ही शौक था, वो इस बार गाँव ही नहीं आए हो। सॉरी। आप इस तरीके से जज्बा रखिए, आप इस तरीके से प्रयत्न कीजिए कि अगर 4 या 5 लोग भी रहे, तो भी हम धम्म परिवर्तन का कार्यक्रम और धम्म परिवर्तन का जो वैचारिक परिवर्तन का जो कारवा है, हम आगे ले जाएंगे इस तरीके के। आज हम देखते हैं कि कई ऐसे हमारे नौजवान साथी हैं जो बड़े बड़े पदों पे गए हैं। मैं भी एक जिम्मेदारी के पद पे हूं, बाबा साहब के बदौलत, हमारे महापुरुषों के बदौलत। लेकिन जब तक हमारे लिखे पढ़े लोग या पढ़े लिखे लोग, जो भी आप उनको कहे, एजुकेटेड लोग, जो कि जिम्मेदारी उनको दी गई है, जब तक उन जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं करेंगे, तो जो छुट्टियों का समय मिलता है वो सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए क्यों देंगे वो? और क्यों उनके आगे आने वाली जनरेशन इस तरीके की सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए काम करेगी? नहीं करेगी। और आप मुझे बताइए कि अगर 365 दिन में एक दिन आप धम्मचक्र परिवर्तन दिन जब हम ये मनाने जा रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों आप पूरा के पूरा दिन उसके लिए खाली नहीं रखते? मुझे बताइए तो। वाह, क्या कारण? क्यों पूरा हम दिन नहीं दे पाते? वर्ष में एक दिन नहीं दे पाते? और क्यों, मेरा यह कहना है कि क्यों आप सिर्फ 2 या 3 घंटे इस तरीके का प्रबोधन का कार्यक्रम रखते हैं, क्यों दिन भर नहीं रखते आप? और क्यों इस धम्मचक्र परिवर्तन के दिन में भी हमारे कई ऐसे भाई लोग हैं जो मदिरा पान करने के लिए इच्छुक रहते हैं? क्यों क्यों? क्या हमारे ये प्रश्न नहीं है? ये प्रश्न हमारे नहीं होने चाहिए? क्या इसके ऊपर मंथन दिन भर नहीं होना चाहिए? क्या हम पूरे दिन भर एक साथ नहीं रह सकते हैं? क्या हमारी ये कोई प्रायोरिटी नहीं है? क्यों हमने अपने घर में इस प्रकार की संस्कृति को बढ़ाया नहीं है कि हाँ, अगर मैं कार्यक्रम करते हैं तो पूरे दिन घर सुबह से रहेंगे, हम यहीं पर, घर ही कोई नहीं जाएंगे? क्यों ना कैंप कर लिया जाए? क्यों ना हम इसको ही मंडई अपनी माने? जब तक इन प्रश्नों के ऊपर हम मंथन नहीं करेंगे साथियों, हमारा कई बार ऐसा होगा कि धम्मचक्र परिवर्तन हमारे लिए एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगी। हम चिंतित होते रहते हैं, देखो इस तरीके से ऐसा नहीं हो रहा है, देखो इस तरीके से ऐसा नहीं हो रहा है। कोई लोग अलग अलग प्रकार के तर्क देने लगते हैं।
किसी को यह लगने लगता है कि इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। धम्म के जो विचारधारा है, धम्म की जो बातें हैं, पता ही नहीं है। तो धम्म की जो बातें हैं, पता रहना और उसके ऊपर चलना, ये दोनों एक ही चीज नहीं, एक ही चीज नहीं। हमको ऐसा लगने लगता है कि धम्म की बातें मैं जितना ज्यादा बताऊंगा उतना ही ज्यादा मैं बुद्धिस्ट बन जाऊंगा। ऐसा भी नहीं है। मैं धम्म की बातें जितनी बताऊं, लेकिन अगर मेरा आचरण ही बुद्धिस्ट के खिलाफ में है, तो फिर मेरा इतना बड़ा तत्व ज्ञान बताने का क्या फायदा होगा। और वैसे भी बुद्धिस्ट फिलोसॉफी एक वर्किंग फिलोसॉफी है, कोई वो बैठ के पढ़ने वाली और चिंतन करने वाली फिलोसॉफी नहीं है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को हमेशा चलने वाले तथागत, इधर उधर घूमने वाले और धम्म का प्रचार करने वाले बुद्ध हमेशा पसंद आए। ये उसका कारण। कई बार मैं ये देखता हूं कि कई लोग बौद्ध महासभा के ऊपर में कटाक्ष करने लगते हैं कि ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, ये लोग उस तरीके से ही नहीं करते हैं। मैं भी कटाक्ष करते रहता हूं, मान के चलो। अरे भाई, तू कटाक्ष कर रहा है तो तू अंदर आ, जिम्मेदारी ले और परिवर्तन कर। मैं वहां पे शहर में नागपुर से बोलूंगा कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं करके, तो ये कहां का न्याय हुआ। मुझे भी तो ग्राउंड में आके काम करना पड़ेगा। मुझे भी तो यहां पर देखना पड़ेगा कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, और तभी तो एक नया परिवर्तन हो सकता है। और इसीलिए साथियों, हम लोगों को इन संगठनों में जाके भी देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है करके। हमारी जिम्मेदारी। मैं सिर्फ बड़े प्रवचन देके इनको यह नहीं बोल सकता कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो और ऐसा नहीं हो करे। मुझे भी तो समझना पड़ेगा ना। और इसीलिए इंटरेक्शन होना। मान के चलो मैंने बड़ी डिग्री भी धारी है, डिग्री हासिल कर ली है, मैंने धम्म का बहुत बड़ा ज्ञान भी हासिल कर लिया है, मैं धम्म का ज्ञाता बन गया हूं। आंबेडकर थॉट में भी बहुत बड़ी डिग्री ले ली है मैंने, लेकिन जब तक मैं उसको ग्राउंड पे उतारूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, तो मुझे तो समस्या का आकलन ही नहीं होगा ना। मैं समस्या का आकलन नहीं कर पाऊंगा बराबर। धम्म का ज्ञाता जरूर बन जाऊंगा, लेकिन आकलन नहीं कर सकूंगा। और इसीलिए ग्राउंड पर लोगों के बीच में काम करना एक संगठक रूप में यह हमारे लिए इंपरेटिव है, आवश्यक है। हम सिर्फ आरोप लगा के अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं पा सकते, हमें काम करना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों को देखिए, उन्होंने ग्राउंड में रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए, संगठनों में जाते हुए वहां पे काम किया। उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर ली होगी। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल, बैरिस्टर ऑफ लॉ, एकमेव डिग्री उस समय वो हासिल की। चाहे तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके बड़े प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी डिग्रियों का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए और लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए न्यौछावर कर। आज हमारे में से भी कई कड़ी बड़े प्रकांड पंडित और बड़े विद्वान बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर है, सब है, बड़े बड़े रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, बड़े बड़े बुक्स भी लिख रहे हैं। लेकिन जब तक हम एक्चुअल सामाजिक परिवर्तन की इस कारवा को एक्चुअल ग्राउंड पे हम नहीं करेंगे काम, तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। और इसके कारण होता क्या है कि मैं आरोप लगा देता हूं और उसके बाद में बोल देता हूं कि मेरी जिम्मेदारी हो गई है। और इसी का नतीजा यह होता है कि हमारे समाज में भ्रामक चीजें फैलाने वाले लोग उभर उभर के दिखने लगते हैं, उभर उभर के दिखने लगते हैं। 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर अपमान हो गया। अरे भ्रामक, बाबा साहब को इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने लिया दम, भ्रामक। बाबा साहब के कारण इतनी गलतियां हो गई, भ्रामक। इस तरीके की चीजें फैला। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं दी, मैंने उसका अनुकरण किया। मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं नए पथ पे जाना चाहता हूं, नए मार्ग पे जाना चाहता हूं, नए वैचारिक
चीजों को मैं आलिंगन करना चाहता हूं। और यह डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान बनाया गया, उस संविधान के प्रावधानों ने मैं मुझे अधिकार दिया। और अगर मैं 22 प्रतिज्ञा का पठन करता हूं तो उसका किसी भी दूसरे धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैनिज्म हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी तरीके से अपमान नहीं होता। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, उनको ईश्वर में विश्वास नहीं करने की पूरी छूट, पूरा अधिकार है। जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनको पूरी छूट है कि वो ईश्वर में अपने तरीके से विश्वास करें और उसका हम आदर करें। कई बार एक चीज मैं यहां पर खास तौर पे बताना चाहूंगा कि हमारे पास में इतना बड़ा जो धम्म है, इतना बड़ा ज्ञान का खजाना है, तो मुझे क्यों एनर्जी वहन करना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है निरर्थक उन तत्वों के ऊपर कमेंट करने के लिए जिनका कोई हमारे से संबंध ही नहीं है? क्यों मैं उसके ऊपर एनर्जी खर्च करूं? हाँ, जहां मेरे अगर मूलभूत अधिकारों का आनंद होता है, मेरे राइट का आनंद होता है, तो उसके लिए मैं आवाज बुलंद करूं, वो अधिकार है। और इसीलिए हमको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि इस तरीके के निरर्थक चीजों में हम न पड़े। हम अपने पद पे आगे बढ़ते जाए। आजू बाजू में अगर कोई नाच रहा है, डांस कर रहा है, तो उससे क्या मतलब? अगर मैं वो डांस देखने में रहूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, वही रुक जाऊंगा। तो जो डांस करना चाहते हैं, जो नृत्य करना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा ध्यान उधर विचलित हो जाए, तो उनको करने दीजिए। हम तो अपने पद पे आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए मेरे साथियों, हम जब तक ग्राउंड में रह के अगर काम नहीं करेंगे, अपने संगठनों में जो कि समता मूलक समाज बनाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच में अगर हम काम नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम भ्रामकता का शिकार हो सकते हैं, या फिर हमारा कोई कंट्रीब्यूशन उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता जितना होना चाहिए। हम सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे, और आरोप लगाने वाले आज हम देखते हैं कि उभर के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर आरोप लगाने लग गए। इस तरीके की नौबत अब आ चुकी। इतना ज्ञान हम प्राप्त कर लिए हैं, इतना ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है, इतनी डिग्री और हासिल कर लिए हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हम बाबा साहब के ऊपर उस हिमालय की ऊंचे उठ गए। और सिर्फ किस आधार पे? कि बाबा साहब की बदौलत मुझे कुछ पुस्तकें पढ़ने की योग्यता हासिल कर ली गई है, इसलिए मैंने कोई 2-3 पुस्तकें पढ़ ली है, डिग्री हासिल कर ली है, इसीलिए मैं बाबा साहब से आगे चला गया। विद्वता का पैमाना यही सब कुछ नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अगर आप पुस्तक पढ़ोगे, रानाडे गांधीयन जिन्ना है ना, एक उनकी जो पुस्तक है, मुझे करेक्ट कर लीजिएगा अगर, उस पुस्तक में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने महान शख्सियत कौन है, ग्रेट पर्सन कौन है, उसकी परिभाषा दी है। उनकी नजर में ग्रेट पर्सन कौन है, उसके 3 मापदंड बाबा साहब ने बताए। 3 चीजों के आधार पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर किसी शख्सियत को, किसी पुरुष को महापुरुष या ग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं। नंबर 1, उसमें विद्वता होनी चाहिए, उसमें ज्ञान होना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि उनमें ज्ञान होना चाहिए। उसको जो समुचित समाज को समझने के लिए ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए, वो एजुकेटेड होना चाहिए, एक कहा। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यह है कि उस ज्ञान का उपयोग करने के लिए, सामाजिक उपयोग करने के लिए उसमें सील होना जरूरी है, सील का पैमाना जरूरी है। और तीसरी और अति महत्वपूर्ण जो चीज है, सामाजिक संवेदनशीलता होनी चाहिए। अगर आप कितने भी व्यक्तिगत रूप से कितने भी अच्छे होंगे, अच्छे हैं, लेकिन अगर आप सोचते हो कि अरे यार मैं सामाजिक काम में जाऊंगा, मैं कुछ करने लगूंगा तो मेरे ऊपर लोग कटाक्ष करेंगे, मेरी प्रसिद्धि चली जाएगी, मुझे लोग बुरा कहने लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप अपने ज्ञान का उपयोग और सील का उपयोग समाज के लिए नहीं कर सकते हैं।
आपको उतनी करेज तो रखनी ही पड़ती है कि लोग आपकी आलोचना भी करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चल रहा हूं, सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए आगे बढ़ रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में कोई चाहे आपको डिसलाइक भी करे तो भी चलेगा, लेकिन आपको अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए, नहीं हटाना। कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े उसके लिए। कल मैं उस प्रोग्राम में गया था, उस प्रोग्राम में मैंने एक बात कही थी जो मैं आपको यहां पर भी एक अति महत्वपूर्ण चीज है इसलिए बताना चाहूंगा। कितना समय है और हमारे पास 5-10 मिनट। वहां पे भी मैंने ये बात कही थी, यहां पर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, हम जब संगठनों में काम करते हैं, सामाजिक स्तर पे काम करते हैं, तो उस वक्त इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है हमको, जिसका नाम है नैतिकता। आप यहां पर वरिष्ठ, यहां पर संगठन से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं, ये मतलब नैतिकता को मैं बहुत वो दार्शनिक लेवल पे नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी भाषा में बताने की कोशिश कर। नैतिकता का होना, धम्म का होना, यही तो बाबा साहब ने बताया ना। नैतिकता मतलब क्या? धम्म। धम्म यानी नैतिकता, उसी को आपने मॉरलिटी कहा है। और बाबा साहब के नजर में बुद्धिज्म, बौद्ध धम्म वो है जो कि उनकी नजर में क्वालिफाइड रिलीजन है। क्वालिफाइड रिलीजन, बाबा साहब कहते क्वालिफाइड रिलीजन। सामाजिक परिवर्तन करने में, सांस्कृतिक परिवर्तन करने में, व्यक्तिगत विकास करने में अगर कोई रिलीजन है जो मानव मात्र के कल्याण की कसौटी पे खरा उतरता है, वह बुद्धिज्म है बाबा साहब की नजर। और इसीलिए उन्होंने, इसी आधार पे तो उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार किया ना। नहीं तो उन्होंने तो तमाम अलग अलग रिलीजन्स का अध्ययन किया, आप सब लोगों को इतिहास पता है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं वही रिलीजन सामाजिक परिवर्तन करने में और मानव मात्र के कल्याण की दिशा में जो अग्रसर होगा, वही रिलीजन सही है। और बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म उनकी नजर में वह कसौटी पे खरा उतरता है। यह बाबा साहब। और उस रिलीजन को यानी धर्म को बाबा साहब मान के चलते हैं कि वह मोरलिटी पे आधारित, नैतिकता के आधारित। तो जब हम नैतिकता की बात करते हैं, संगठनों में काम करते हैं, तो जब हम कोई भी कार्यकलाप करते हैं, तो उस वक्त क्या हर पल इस बात का संज्ञान हमको रखते हैं या रहता है कि मेरा जो कृत्य है वो नैतिकता के आधार पे सही कसौटी पे खरा उतर रहा है क्या? क्या उन मूल्यों को आज भी मैं अमल कर रहा हूं जिनकी शपथ मैं कार्यक्रमों में लेता हूं, जिनके बारे में मैं बयां करता हूं? क्या मैं कोई एक्शन ले रहा हूं संगठन में या कोई एक्टिविटी कर रहा हूं सामाजिक लेवल पर, तो क्या उन मूल्यों को मैं अपने जहन में रख रहा हूं क्या, अपने जमीर में रख रहा हूं क्या? ये हमको सोचने की जरूरत है। तभी तो हम वैचारिक परिवर्तन में आगे जाने के लिए कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी और महत्वपूर्ण जो चीज है, जो हमको नैतिकता के आधार पर देखना चाहिए, वो सबसे और अति महत्वपूर्ण जो चीज है, जो सबसे और अति महत्वपूर्ण जो चीज है, जब हम संगठन में काम करते हैं और नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी उस चीज को भूल जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो भूल जाते हैं? और नैतिकता में हम कई बार सोचते भी नहीं कि वो नैतिकता का हिस्सा है करके। हमको जब सामाजिक संगठन में काम करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि प्रत्येक चीज हम जो करते हैं तो उसको हमको कुछ मुबदला मिलना चाहिए करके। हर चीज जो मैं कर रहा हूं उसके बनिस्बत मुझे कुछ मिले तो मैं उसमें करूंगा करके। साथियों, अगर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फुले, साहू महाराज, तथागत भगवान बुद्ध अगर इसी तरीके से सोचते तो जिस पटल पे आज हम बैठे हुए हैं शायद वो पटल भी नहीं रहता और आप यहां पर बैठे भी नहीं होते। हर चीज का मुबदला सोचना,
यह नैतिकता का हिस्सा नहीं है, अनैतिक है, हमारी मानसिकता अनैतिक है। जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हमको ऐसा लगता है कि हर तो जो काम है उसका हमको कुछ मुबदला मिलना चाहिए। हर चीज का नहीं हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जिसको आप कहते हैं कि मैंने काम कर दिया है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, अब आगे बढ़ते हैं। ये समझना जरूरी है हमारे लिए, हमारे संगठनों को चलाने के लिए, हमको एक अच्छा संगठक बनने के लिए यह जरूरी है। अगर वो मैं मिसाल कायम करूंगा तो आगे आने वाली जनरेशन को देखेगी ना, मेरे साथ काम करने वाले लोग उसको देखेंगे और उस तरीके की मिसाल कायम होगी। दूसरा और अति महत्वपूर्ण जो चीज है जिसमें कि कई बार हमारे संगठनों में टसल होने लगते हैं, वो होता है दावा ठोकना, अपना दावा ठोकना। और इस दावा ठोकने के कारण संगठनों का कई बार सत्यानाश भी विदा नहीं रहता। दावा ठोकना। हमारे महापुरुषों को देखिए, उनके विचारों को देखिए, उनके कार्यकलापों को देखिए, उनकी पर्सनल लाइफ को देखिए, तो आपको दिखेगा कि उन्होंने बड़े बड़े संगठन बनाए होंगे, उन्होंने बड़े बड़े कृत्य किए होंगे, बड़े बड़े कार्य किए होंगे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को देखिए, कभी उन्होंने दावा नहीं ठोका कि मेरा काम है, ये मैं मैनेज किया है करके। आप अपना कार्य कीजिए और समाज के ऊपर छोड़ दीजिए, जनरेशन के ऊपर छोड़ दीजिए, आगे आने वाले पीढ़ियों के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो डिसाइड करेंगे कि किसने क्या कार्य किया है करके। और सत्य सत्य होता है। और इसीलिए आज जैसे कि आप कार्य कर रहे हैं, तो ड्राइव कहां से आती है ना, कई बार उसी से आती है कि मेरा क्या मैं क्यों जाऊं वहां पर। धनंजय वंजारी क्यों इस कार्यक्रम में आए? यहां तो कोई ज्यादा लोग है ही नहीं है, मंच तो ज्यादा बड़ा है ही नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, क्यों मैं जाऊं यहां पर? कितने लोग रहेंगे? 100 रहेंगे, 200 रहेंगे, हजारों की भीड़ रहेगी, तभी मैं वहां जाऊंगा, और नहीं तो नहीं जाऊंगा। और नहीं तो मुझे कुछ वो मिले, भत्ता भी मिले कुछ, तो ही जाऊंगा मैं, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। इस तरीके की जो संस्कृति हमारे कई लोगों ने, कई महानुभवों ने जो बनाया है, यह समाज भी देखता है और उसके कारण उस तरीके की प्रवृत्तियां समाज में हावी होने लगती है, उसी का नजारा हमको दिखने लगता है। हम कष्ट सहन नहीं करना चाहते, कोई भी एक दिन की छुट्टी निकाल के हम कष्ट नहीं सहन करना चाहते हैं। मैं 5 दिन 6 दिन नौकरी करता हूं तो एक दिन मुझे आराम वाले चाहिए, इस तरीके के कथन हमको आने लगते हैं। मैं भी सरकारी नौकरी में इधर उधर देखते रहता हूं, कई ऐसे लोगों से मेरा पाला पड़ता है, कई ऐसे लोगों का अनुभव मिलता है जिसमें कि मैं बोलता हूं कि चलो इधर, अरे सर थोड़ा सा आज ये जमेगा नहीं सर, ये होगा करके, तो कौन आखिर करेगा, कौन कष्ट आखिर कौन सहेगा कौन? और हम फिर चिंता करते रहते हैं, ऐसा हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, यह ठीक नहीं हो रहा है, यह देश के संविधान के खिलाफ पे हो रहा है। अरे खिलाफ पे हो रहा है बोल तो रहे हो, लेकिन जब करने की बात आती है, जाने की बात आती है, तो आप तो भूल ही जाते हो। बाबा साहब के कारण आपको नौकरियां मिली है, तो नौकरियां मिल रही है, आपने बड़े बड़े शहरों में आपने सब बंगले बंगले बना लिए हैं, उसके बाद में आपने अपने बच्चों को आपने इधर उधर भेज दिया है, कोई उनको दिखाया तक नहीं है कि गांव कैसा होता है, क्या होता है करके। वो काय के लिए यहां रहेंगे? क्यों उनकी इंटीमेसी रहेंगी? क्यों लोगों से जुड़ाव रहेगा जब उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है? तो अगर इस तरीके की स्थिति है, आप मुझे बताइए कि हम में से कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे शख्सियत है, कितने ऐसे परिवार है जो ये सोचते होंगे कि मेरे घर से एक तो भी कोई ना कोई व्यक्ति किसी संगठन का हिस्सेदार होना चाहिए करके? क्यों नहीं सोचते? और हम बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए करके। क्यों हमारा बच्चा, क्यों मेरी बहन, क्यों मेरी पत्नी, या क्यों नहीं मैं किसी न किसी संगठन का या किसी सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा क्यों नहीं बनते? और हमको लगता है कि मैं पहले नौकरी ले लेता हूं, उसके बाद मैं सब काम करने लगूंगा अच्छे से, उसके बाद तो अच्छे से ही करूंगा। और नौकरी हो जाती है, नहीं आता लग्न वगैरह करूंगे तो थोड़ा सा सेटल वेटल होऊन जातो, थोड़ा सा प्लॉट वगैरह घेऊन घेतो, थोड़ा सा फ्लॅट वगैरह घेऊन घेतो, त्याच्यानंतर मी तर लग्नाच्या आहे सामाजिक चळवळ सुरू होणार, उसके बाद में हमारी शादी हो जाती है,
उसके बाद में बच्चे होने लगते हैं, नाही थोडासा आता ना मुलाला 10वी 12वीचा करून देतो, म्हणजे 12वी 12वी झाला, ग्रॅज्युएशन झाला, त्याच्यानंतर मी जाता हेच करून देतो. आता नाही एक काम करतो मी, रिटायरच होऊन जातो ना आता, आणि रिटायर झाल्यावर टाइम राहील, त्याच्यानंतर कर. ऐसे हो जाता. मतलब मैं आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ से मत जोड़िए. ये मैं एक जनरलाइज चीज जो बोल रहा हूं, जो मैं इधर उधर देख रहा हूं, और आपने भी 100% देखा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं. और अगर इस तरीके की स्थिति रहेगी तो हम गांव के लोगों से, जो गांव में रहे हैं, गांव की समस्या, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी है, उन लोगों से हम अपेक्षा करेंगे कि वह इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक जिम्मेदारी निभाती हुई आगे बढ़ेंगे करके उनकी जिम्मेदारी रहेगी. अरे मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं एजुकेटेड हूं मान के चलो, और मैं नौकरी कर रहा हूं, तो मेरी भी तो जिम्मेदारी रहेगी. लेकिन मैं आप लोगों के बीच में बैठना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने आप को अलग दिखाने की मानसिकता में रहता हूं. मैं अपने आप को अलग एक ऑफिसर के रूप में ही दिखाने की कोशिश करता हूं. मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सुसंस्कृत हूं, इस तरीके से दिखाना चाहता हूं. हमें भूलना नहीं चाहिए, हमारे रूट्स वही है, हमारे रूट्स वही है. और बाबा साहब ने हमारी ऊपर जिम्मेदारी दी है कि इन लोगों की गालियां भी सहन करो. ये गालियां भी दे रहे हैं, बुरी बात भी बोल रहे हैं, वहां जाके ये सुनो, अनुभव करो. कोई दूसरा नहीं आने वाला, ये सब हमको ही करना. और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इस तरीके से होगा करके. ये रोजमर्रा की जीवन की, जो भ्रम फैलाने वाले जो लोग हैं, जो हमारे समतामूलक विचारधारा के खिलाफ में काम कर रहे हैं, हमको बांटने की कोशिश करते हैं, हमको भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं, वो तो अपना कार्य करेंगे ही, वो कार्य थमेगा नहीं. वो बाबा साहब की पुस्तकों से ही स्पष्ट होता है. लेकिन हमारी तो जिम्मेदारी बन जाती है कि उस भ्रामक विचार को क्लियर करें, हम अपनी माता बहनों को बताएं, हम अपने घर में द्वंद्व करें ना, हम अपने घर में वैचारिक लड़ाई करें, उसके लिए तैयारी करें. हम अपने भाई से वैचारिक लड़ाई करें, हम अपने माता बहनों से, अपने पिताजी से वैचारिक लड़ाई करें, तभी तो हमारे घर में परिवर्तन होगा. नहीं मेरे मां ने ऐसा कह दिया इसलिए मैं कर रहा हूं ऐसा, नहीं मेरे भाई ने, अरे मैं तो करने को लिए सभी हूं, लेकिन मेरे घर के लोग यार थोड़ा ये होता है तो ये करना पड़ता है करके, अरे तो फिर कैसा, फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकेगा. जिस दिन हम इस छोटी छोटी चीजों को हम जब तक समझेंगे नहीं, कोई ट्रांजिशन की अपेक्षा हम अपने आप से नहीं कर सकते साथियों, हमें करना पड़ेगा. और नहीं तो इस तरीके की भ्रामक जो चीजें फैलती रहेगी, और उसके बाद में बोला जाएगा कि अरे नहीं बाबा साहब भी तो इसी विचारधारा के थे, यही मानते थे वो, और सिलेक्टिव चीजें आपके सामने रख दी जाएगी और बोलेंगे कि हाँ हम तो जय भीम कर रहे हैं आपको, लेकिन जय भीम करने वाले पर्दे के पीछे से कब बाबा साहब की विचारधारा को घात करेंगे उसका अंदाजा भी नहीं. जिस ब्राह्मणवाद ने, जिस मनुवाद ने 2500 साल या उसके पहले से भी अलग अलग अपने रूप बदलाए हैं, तो क्या आज के जमाने में एडवांस रूप में अपना रूप नहीं बदल सकता हूं? और किस बेस में आपके सामने आएगा, किस बेस में आपको भ्रामकता से ग्रसित करेगा, कई बार आपको समझ में भी नहीं आएगा. और इसीलिए बाबा साहब के विचारों को पढ़ना समझना हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो ये मान के चलता है कि हाँ वो सामाजिक और सांस्कृतिक और समतामूलक समाज, अच्छा समाज बनाने के लिए, लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए उसका कुछ योगदान हो सकता है, वो ऐसा सोच सकता है, तो उसको इस चीज का ध्यान रखना. एक और जो चीज है जो मैं आपको आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, कई बार हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, या मेरे उम्र के जो लोग हैं, वह हमारे नवयुवकों को या घर में जो बच्चे रहते हैं उनको बोलते सुनाई दिएंगे आप. और यहाँ पर माता बहनें हैं,
वो उनके लिए खासकर मैं ये बताना चाहता हूं, इधर बड़े बुजुर्ग भी बैठे, वो कहते रहते हैं कि 22 प्रतिज्ञा तुमको आती है क्या, वंदना आती है क्या, तुम ऐसे छो, तुमको कुछ नहीं हो सकता, तुम बिल्कुल गए बीते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाओ उधर। तिरस्कार तरीके से होता है। दूसरा और एक नजारा आपको दिखाई देगा, तेरे मार्क्स कम आ गए हैं, तू पढ़ता ही नहीं है, तेरे को मैथ्स नहीं आता, तेरे को इंग्लिश नहीं आती है, तू किसी काम का नहीं है, जा तू अब कुछ कर ही नहीं सकता। हम उसको पूरा हतोत्साहित कर देते हैं, पूरा डिस्करेज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने इस बात के ऊपर सोचा है कि हम उस बच्चे के साथ में हर दिन कितना समय बिताते हैं? साथ में रहना और अनुभव शेयर करना ये एक ही चीज नहीं है, याद रखिए। कितना हम समय उस बच्चे के साथ में शाम को बैठते हैं, उसकी पुस्तक लेके कि पहला चैप्टर कौन सा है, दूसरा चैप्टर कौन सा है, उसने क्वेश्चन किए क्या नहीं किए, क्या मैं कोई उसमें से लाइन पढ़ के देखता हूं क्या, और अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो क्या मैंने ये कोशिश की कि आज उस बच्चे ने वो पाठ पढ़ा क्या नहीं पढ़ा करके, क्या मैंने देखा उसको? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। और फिर उस बच्चे से हम अपेक्षा करते हैं कि वो बहुत बड़ा तोप की नॉलेज कर लेना चाहिए करके, मेरे नजर में तूने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया करके। हमको उसके साथ में उसकी एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहिए, उसके साथ में बैठना चाहिए। 22 प्रतिज्ञाओं का पठन, वंदना का पठन, बाबा साहब के बुद्धायनीस धम्मा का रीडिंग, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रीडिंग, पढ़े रहने दो ना यार, घर में ऐसे इधर उधर ऐसे पढ़े रहने दो, बच्चों को देखने दो, फाड़ने दो, लिखने दो उसके ऊपर। कम से कम उस बहाने वो कुछ तो सीखेगा। आप उसके साथ में जैसे भी वो प्रश्न पूछेगा, बाबा एनिहिलेशन यानी क्या होता है, कास्ट यानी क्या होता है, कुछ तो उसके दिमाग में भी जाएगा ना। पाठ्यक्रम का जो पुस्तकें हैं, हम कितना ये करते हैं, इन चीजों के ऊपर हमको सोचना, हमारे संगठनों को सोचना, और सिर्फ संगठनों को नहीं तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति को सोचना अति आवश्यक हो जाता है। और नहीं तो साथियों, हम एक दूसरे के तरफ देखते रहेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स इधर उधर होते जाएगी, वो एग्रेवेट होते जाएंगे, और हम बोलते रहेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा है और वैसा नहीं हो रहा है करके। कुछ तो हमको समझदारी का परिचय देने चाहिए। समझदारी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि पीएचडी धारी होना जरूरी है। समझदारी की कॉन्सेप्ट एक गांव का बिना कोई डिग्रीधारी, बिना कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अच्छी तरीके से समझ सकता है, धनंजय वंजारी से भी ज्यादा। जो चीज बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के सिंपल तरीके से हल की जा सकती है, वो हमको समझदारी बता सकता है। कभी कभी छोटे उम्र में छोटे व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ता है, दिल से बड़ा बनना पड़ता है, उम्र से भी बड़ा बन जाना पड़ता है। और कभी कभी उम्र से बड़े व्यक्ति को, अनुभव से भी बड़े व्यक्ति को भी छोटा बनना पड़ता है, तब जाके रास्ता निकलते हैं। और अगर हम इन तमाम छोटी छोटी चीजों को नहीं समझने लगेंगे तो हम कभी अपने अनुभव को शेयर नहीं कर सकेंगे, एक्सपीरियंस को शेयर नहीं सकेंगे, अपने सुख दुख को एक दूसरे का समझ नहीं सकेंगे, और उसका नतीजा यह होगा कि हमारे संगठन जिस तरीके से परिवर्तन लाने की कोशिश करना चाहिए वो नहीं हो सकते। सिर्फ संगठन में जो पदाधिकारी है उनके ऊपर ही आरोप लगाकर ही हम समाधान नहीं प्राप्त कर सकते, हम में से सबकी। और इसीलिए हम में से हर परिवार को यह सोचना पड़ेगा कि वैचारिक परिवर्तन के लिए जो संगठन कार्य कर रहे हैं, क्या उनमें से किसी तरीके से मेरा कोई योगदान है क्या? और तभी हमारा धम्मचक्र प्रवर्तन, इस तरीके की जो हम कड़ी आगे ले जा रहे हैं, उसका कोई सार्थक और प्रभाव रहे। आज आप लोगों ने यहां पर तमाम मेहनत करके, कोई भी जब हम कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए 10-15 दिन, 1 महीने से लगना पड़ता है।
और तभी हम कोई कार्यक्रम कर सकते हैं साथियों। और यहां पर मैं देख रहा हूं कि इसके बाद में भी आपने एक कार्यक्रम रखा है, ऑर्केस्ट्रा का कोई कार्यक्रम यहां पर दिख रहा है, जिसमें कि भीम बुद्ध गीतांचा प्रबोधनात्मक कार्यक्रम। मैं मान के चलता हूं यस कि हमारे तमाम महान जो गायक हुए हैं, गीतकार हुए हैं, कविवर हुए हैं, उन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए जो कार्य किया है वो काबिले तारीफ है। उसका जिक्र किया जाए उतना कम। लेकिन साथ में हमको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों कि ये जो चंद चीजें मैंने जिसका जिक्र किया है, जब तक हम इसके ऊपर बैठते नहीं है, फ्रीक्वेंटली नहीं बैठते हैं, रेगुलर तरीके से नहीं बैठते हैं, तो हम सिर्फ चिंतन करते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर हम सामूहिक जो मार्ग बनना चाहिए वो निकालने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए हम सब लोगों का यह दायित्व हो जाता है कि इन बिंदुओं के ऊपर हम काम करें और तमाम उन शक्तियों को, तमाम उन ऐसे फोर्सेस को, तमाम उन ताकतों को हम निरस्त करें जो हमारे लोगों में, समाज में बंधुता को खिलाफ में काम करते रहते हैं, उन मुद्दों को उछालते रहते हैं जिनका कोई मानव कल्याण से कोई लेना देना ही नहीं है, जो जीने दो जीवो और जीने दो की संकल्पना के विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। सिर्फ किस लिए कि सिर्फ मैं सत्ता में बना रहूं, सिर्फ मैं पॉलिटिकल पावर हासिल करते रहूं। इसीलिए इन तमाम ताकतों के खिलाफ में अगर हम जब तक कार्य करते नहीं रहेंगे, जब तक इसके खिलाफ में हम बोलते नहीं रहेंगे, तो भ्रामकता बढ़ती रहेगी। और ऐसे तमाम जो लोग हैं और ऐसे तमाम जो लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को कुर्सी पे बनाए रखना चाहते हैं, सत्ता के गलियारों में बना के रखना चाहते हैं, चाहे विचारधारा को कुछ भी हो जाए, ऐसे लोग उन लोगों का लाभ लेते हैं जो संघर्ष करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जो लोग संघर्ष करते हैं, वैचारिक संघर्ष करते हैं, हवाओं के विरुद्ध जाके काम करते हैं, वो लोगों का फायदा ऐसे लोग जो कुर्सी पे बैठ के चिपक के रखना चाहते हैं वो लेने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा इनको बेनकाब हम कर सकते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से बेनकाब करने की हर कोशिश हमको करना चाहिए। ऐसे लोग जो बाबा साहब का सपना है, बाबा साहब का समतामूलक जो समाज है, उसके विरुद्ध काम करने की इन लोगों की कोशिश रहती है, सिर्फ इसलिए कि मैं कुर्सी पे बैठा। वो लोग बाबा साहब का नाम जरूर लेंगे, लेकिन बाबा साहब के सपने को चकनाचूर करने वाली जो ताकतें हैं वो उनका साथ देने के लिए लगे रहते हैं। इन ताकतों को बेनकाब करना हर इंसान का, जो बाबा साहब का फॉलोअर है, उसकी ड्यूटी होनी चाहिए, किसी भी लेवल पे क्यों ना हो। जिस लेवल पे करना चाहते हैं उस लेवल पे करने की कोशिश सभी करना चाहिए। तभी ये लोग वो कथन नहीं कहेंगे जो आज कह रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने अभी कुछ पहले किसी महानुभाव ने कहा था कि बाबा साहब आंबेडकर की इच्छा नहीं थी उस वक्त धम्म लेने की, लेकिन जबरदस्ती उनको लेना पड़ा। उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं नर्क से मेरा पीछा छुड़ा है, इसीलिए उन्होंने कहा, उनकी इच्छा नहीं थी। और उस व्यक्ति की, उस महापुरुष की इच्छा नहीं थी, इसलिए 35 साल पहले उन्होंने घोषणा की थी कि मैं इस धर्म में जन्मा हुआ हूं, लेकिन मरूंगा इस धर्म में नहीं करके, इसीलिए लिया था। अरे क्या बोल रहे हो यार, कुछ भी बोले जाओगे सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप को किसी की गोदी में बैठ के रखना चाहते हो, इसलिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड। और जो सत्य है उसको सत्य की तरह ही पेश करना हमारा दायित्व होना चाहिए। और इसीलिए साथियों, हमारा विश्वास यह होना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं वह डॉक्टर बाबा साहब की विचारधारा से सुसंगत, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उस लेवल पे ही क्यों ना हो, लेकिन मैं प्रयत्न तो करते जाऊंगा, मैं प्रयास तो करते जाऊंगा, चाहे मेरा कोई साथ दे या न। बाबा साहब का
भी साथ लोगों ने नहीं दिया। जिन लोगों को उन्होंने अपना माना, उन लोगों ने साथ नहीं दिया। तो हमारे पास तो उदाहरण होंगे ही उस तरीके से। आज के दौर में हम सब लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, और भी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, कि वैचारिक इस लड़ाई में हम अपना जितना ज्यादा योगदान दे सकते हैं वो दे, पढ़े, समझे। और जो लोग नया कोई रेडिकल विचार लाना चाहते हैं, उन आप लोगों से मेरी भी दरखास्त है कि उन लोगों को अपनाए, समझे, कम से कम सुने तो सही कि ये नवयुवक क्या बता रहा है। हो सकता है कि उसने जो आपको एक नया बात बताई, तो हो सकता है उसके कारण संगठन को एक नई ऊर्जा मिले, यह भी हो सकता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय साहू महाराज ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को वो परिषद जो हुई थी, उस परिषद में कहा कि आपको एक नया नायक मिला है। ऐसे ही नहीं कहा। तो अगर हमारे नौजवान नई तकनीकी के आधार पे, नए ज्ञान के आधार पे, नए आविष्कार के आधार पे अगर कोई नई बात बताते हैं, तो हमारे संगठनों का यह दायित्व हो जाता है कि उसको सुने कि कौन सा नया चीज बताए। और हो सकता है कि हम भी गलती करें, और अपनी गलती सुधारना हम सबका अपॉर्चुनिटी है और दायित्व भी है। और तभी हमारा इंटरेक्शन पुरानी जनरेशन या जो जनरेशन हमारी एग्जिस्टिंग में है और आगे आने वाली जनरेशन में एक इंटरलिंकेज बन सकता है, और हमारा एक नई ताकत बन सकती है। साथियों, इन चंद लफ्जों के साथ में आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम यहां रखा है, और आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने यहां मुझे बुलाया। मैं आपसे जाते जाते एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि कारवा सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्यक्रम से आगे नहीं बढ़ सकता है, वह संघर्ष के बदौलत होगा, और हमको हर दिन के संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हर दिन का संघर्ष, चाहे मैं नागपुर में रहूं, मुंबई में रहूं, नवरगांव में रहूं, आसोली में रहूं, बिरसी में रहूं, यह संघर्ष हमारा हर दिन का है। सिर्फ संघर्ष यही नहीं होगा कि आज कार्यक्रम करना है इसीलिए करके, यह वैचारिक लड़ाई है। समतामूलक समाज के विरुद्ध में जो विचारधाराएं काम कर रही है, वह उन लोगों का खरीदने का काम कर रही है, उन लोगों को कॉप्ट करने का काम कर रही है, उन लोगों को एडजस्ट करने का काम कर रही है, जो हमारे समाज में ऊपर दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, उनको फट से वो कॉप्ट कर लेती है। इसको समझ। बाबा साहब के भी जमाने में ये हुआ है, अभी भी चल रहा है बदस्तूर। और इसीलिए हमको विचारधारा के साथ में चलना चाहिए। ये जो ऐसे खड़े हो जाते हैं खंबे, वो कब खंबे काट दिए जाए और उधर कर लिए जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं। विचारधारा के साथ में हमको कमिटमेंट के साथ में, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ में, क्योंकि ये आइडियोलॉजी वो आइडियोलॉजी है जो मानव मात्र में विश्वास करती है, मानव मात्र के कल्याण में विश्वास करती है। वो किसी इमेजिनरी वस्तु को कोई तवज्जो नहीं देती है। वह अप्रतिम और एक में। आइंस्टाइन साहब ने ऐसा ही नहीं कहा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है वो बुद्धिज्म है करके। और इसीलिए हमको इस बुद्धिज्म को और इस विचारधारा को, जो समतामूलक समाज बनाने के लिए अग्रसर है, इसको आगे ले जाने के लिए जो भी हमसे योगदान हो सकता है, उसके लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए, जिस लेवल पे ही सही। और याद रखिए, आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपका एक छोटा सा भी कदम, मैं क्या करूं, एक से क्या होता है करके, हमारी इसमें आता ही है ना ऐसा। इस तरीके परीक्षा की तैयारी आप करते रहते हो, तो आप कई बार ये बोलते हो हाँ एक आध दिन पढ़ लेने से क्या हो जाएगा, लेकिन शुरुआत तो करो। और उसको कंसिस्टेंट रखो। हर दिन आधा एक घंटे से क्या होगा, अरे आधा एक घंटे से शुरुआत तो करो, लेकिन हर दिन करना जरूरी है। यही चीज हमारे इस कारवा के ऊपर भी लागू होती है साथियों। आपका एक कदम भी आगे आने वाली जनरेशंस के लिए और विचारधारा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। आप सुसंगत चल रहे हो,
आप अपने विचारधारा के संगत चल रहे हो सकता है कि आप ऐसा समझ के चल रहे हो कि कोई आपके साथ में नहीं है, लोग आपको गालियां दे रहे हैं, लोग आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके घर के लोग ही डांट रहे करके। कम मत मानिए उस चीज को, बहुत ताकत है उसमें। पता नहीं चलेगा कि एक दिन इस तरीके से आएगा कि वह ताकत एक बड़ी ताकत के रूप में दिखने लगेगी। छोटे छोटे अपने प्रयत्नों को इज्जत दीजिए। और इसीलिए हम सब लोगों को इस आज के इस पटल के माध्यम से यह प्रण करें कि हम अपनी इस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए संगठनात्मक लेवल पे जो काम हो रहे हैं उसमें अपना सक्रिय योगदान जितना भी हो सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में और जाते जाते एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और वो यह है कि हम अपने संगठनों में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। इस पटल पे सिर्फ एक ही महिला बैठी हुई थी आज, क्यों ना हम ज्यादा महिलाओं को अपना तवज्जो दें। क्या हमारी माताएं बहनें का एक ही काम है कि हमारे लिए रोटी वगैरह बना के रखे? मैं इधर काम करके आ रहा हूं, कार्यक्रम में मैं भाषण दे के आऊंगा, तुम इधर कार्यक्रम मतलब मेरे लिए रोटी बना के ही रखना। माझे मायच्या हाच काम आहे का? तिच्या मन भी तो परिवर्तन झाला पाहिजे। उन्होंने भी नई चीजें सीखनी चाहिए ना। मेरी चाहे वो पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो। और क्या वो पदाधिकारी नहीं बन सकते हैं? क्या उनमें समझदारी नहीं है? क्या किसी संगठन में काम करने के लिए सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही जरूरी है? ऑफ कोर्स वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक वो संगठन में काम नहीं करेंगे तो तब तक उनकी समझदारी किस तरीके से और आगे बढ़ेगी, उनका ज्ञान किस तरीके से बढ़ेगा? उनको भी तो अनुभव चाहिए ना। और यह हो सकता है कि उनकी जो समझदारी है उसका फायदा संगठन को हो, विचारधारा को हो। और इसीलिए आप लोग भी संगठनों में हिस्सा लीजिए। पदाधिकारी बनत जा तुम्ही भी संगठन मध्ये, मीही बनतो, मलाही सदस्य बनवा म्हणून। केलं पाहिजे की नाही तुम्ही सांगा ना? केले पाहिजे नाही तर तुम्ही आजच्या कार्यक्रमासाठी याल, हेच मानसिकता बनलेली आहे हमारी। पूर्ण चादर वादर लेके आएंगे, हाँ है ना अभी कार्यक्रम, बस हो गया। उसके बाद में कार्यक्रम हो जाएगा, ये मैं भी बोल दूंगा, और उसके बाद में संगठनों में अगला धम्मचक्र परिवर्तन भी आएगा तो यही नजारा दिखेगा, पुरुष ही देखेंगे आणि तुम्ही इकडे बसले राहाल। म्हणजे तुम्ही खाली बसायचा ठेका घेतलेला आहे आणि आम्ही कुर्सीवर बसत जाऊ। ऐसा नहीं चलेगा, इस तरीके का नहीं चलेगा। अगर हम सही में कुछ चीजें चाहते हैं और आप भी अपना दावा ठोकते जाइए ना, मुझे बोलते जाइए, मैं अगर पदाधिकारी का धनंजय भाऊ आम्हालाही बनवा काहीतरी तिथं, और हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है, सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम रखें। और यही नहीं, सिर्फ असे करून चालणार नाही की हाँ मी सदस्य आहो पण माझे हस्बंड आहेत ना तिथं, ते सांभाळून घेतील, आहेत तिथं माझे पती, तो फिर क्या फायदा? आपकी क्या ओरिजिनलिटी रहेगी? इस तरीके से नहीं हो सकता। एक एक कदम मायने रखता है, उस चीज को समझिए। और नहीं तो फिर हम बोलते ही रह जाएंगे उस तरीके, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है करके मैं भी बोलते ही रहूंगा, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये नहीं ऐसे है, इनको समझ में नहीं आता है करके बस ये झगड़ा चलते रहेगा। इन छोटी छोटी चीजों को समझना और उसके ऊपर हमारे तरफ से प्रयास करना, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है साथियों। और नहीं तो मैं यहां आऊंगा, मैं दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि मुझे कितना प्रकांड में ज्ञान है करके धम्म का, लेकिन उसका क्या फायदा रहेगा जब ग्राउंड पे ही सारी चीजें विपरीत हो रही है? तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखिए, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, उनके साथ में पाठ पढ़िए, खुद पढ़िए। नहीं पढ़ने आता तो उनको कम से कम साथ में बैठा लिए कि आज तुमने पाठ पढ़ा या नहीं पढ़ा है करके। मेरे भी मम्मी पापा, मेरे आई बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको खुद भी पता नहीं है, मतलब खुद भी पता नहीं था। मेरी मम्मी है, बाबा तो नहीं, आई है, उनको भी खुद पता नहीं था कभी कि वो कभी स्कूल में गए करके, उनको भी पता नहीं। मैं जब पूछता था, मेरी मम्मी बोलते पता नहीं भाऊ, माले माहितच नाही की गेलो की काय करू म्हणून। लेकिन मैं जब छोटा था तो बीड़ी बांधते बांधते हर दिन
मुझसे मेरी नानी मतलब मेरी मम्मी, अपनी मम्मी को मैं नानी कहता हूं, वो हर दिन जरूर पूछते थे, लेकिन भाऊ आज वाचा वाचा नाही आहे का? तर मग भाऊ बिड्या बांधत, ते माझी आई बिड्या बांधायची, मी त्याच्याजवळ बसायच्या, मग काहीतरी आईने म्हटले आहे म्हणून हर दिन पूछते थे. आज उनकी वो जो उनकी जो पूछने की जो आदत जो बनी है, वो ये है कि अब वो मेरे बच्चे को पूछती है, भाऊ आज वाचलास नाही ना, वाचता नाही दिसलास ना का? नहीं पढ़े लिखे हो, लेकिन कम से कम ये तो इन्श्योर कीजिए की आज त्यांनी अभ्यास केला का नाही केला. त्याच्यावर बसा ना, काही जे लिहिल तो फाडल पुस्तकाले, फाडू द्या ना, लिहू द्या ना. ये जब तक हम नहीं दिखेगा हमारे घरों में, तब तक हमको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि कुछ धम्म का प्रभाव या धम्म की संस्कृति इस तरीके से दिखेगी करके. साथियों, आप लोगों ने मेरी चंद ये छोटी छोटी जो बातें सुनी, इसके लिए मैं आपका समस्त नागरिक गण जो नवरगांव कला के हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूं. यहाँ की जो आयोजक समिति है उसका भी शुक्रगुजार हूं. आगे आने वाले दिनों में मेरी पूरी उम्मीद है और मैं विश्वास है, उम्मीद नहीं विश्वास है कि नवरगांव कला अपने आप में एक वैचारिक परिवर्तन का एक स्थान रहा है. इस क्षेत्र में नवरगांव कला का एक स्थान रहा है. उस स्थान को और नए जोश के साथ में आपके गांव से मुझे पूरा पता है कि आपके गांव से बहुत पढ़े लिखे नौजवान अच्छी अच्छी जगहों पे गए हुए हैं. सोचो कि उन सब ने हमने मिलकर एक सामूहिक प्रयत्न किए, छोटा छोटा ही प्रयत्न क्यों नहीं हो सकता. और ये नवरगांव कला एक नए जोश के साथ में, नए परिवर्तन के साथ में एक नई मिसाल कायम कर सकता है इस पूरे क्षेत्र के लिए. इन्हीं विश्वास के साथ में मैं आप लोगों से यहाँ पर गुजारिश चाहूंगा कि मैं अपनी वाणी को मैं विराम दूं. आप लोगों ने सुना, आप सब लोगों को मैं मंगल कामनाएं देता हूं इस अवसर पर, और मेरी आपने जो बातें सुनी उसके ऊपर और भी गौर करेंगे. इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं. जय भीम, जय भारत. बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें.